नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित पॉलिटिकल कार्यक्रम आर पार। अक्सर मेरे हाथ में आप पेजेस को नहीं देखते हैं, लेकिन आज मेरे पास ये दो पन्ने हैं और ये दो पन्ने बहुत महत्वपूर्ण पन्ने हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ कहा है और कांग्रेस के नेताओं ने भी बहुत कुछ कहा है। मौसम के साथ साथ चुनाव की पॉलिटिकल गर्मी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है व्यूअर्स। बीते कुछ दिनों से मंगलसूत्र, एक्सरे, पंजा और अल्पसंख्यक जैसे शब्द आप लगातार सुन रहे हैं चुनावी रैलियों में। दरअसल कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि उनकी सरकार बनी तो देश में सामाजिक और आर्थिक सर्वे यानी एक्सरे होगा। आरोप है कि कांग्रेस जिसके पास ज्यादा संपत्ति होगी उसे अपनी पसंद के खास वर्ग को बांट देगी, यह आरोप बीजेपी लगा रही है। इस बीच सैम पित्रोदा का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है जिससे बहुत बड़ा पॉलिटिकल विवाद खड़ा हो गया है। सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि देश में विरासत टैक्स लागू कर देना चाहिए। विरासत टैक्स यानी वो टैक्स जिसके तहत किसी की मृत्यु के बाद उसकी आधी संपत्ति पर सरकार का अधिकार हो जाता है और फिर सरकारें तय करती हैं कि उस संपत्ति को आगे किसे देना है। प्रधानमंत्री पहले ही आर्थिक सर्वे वाले वादे पर कांग्रेस को लगातार घेर रहे हैं। सैम पित्रोदा ने बीजेपी को एक और बड़ा गर्मागरम पॉलिटिकल मुद्दा दे दिया है। इसलिए प्रधानमंत्री ने जोरदार प्रहार करते हुए कहा है कि कांग्रेस का मंत्र है लूट जिंदगी के साथ भी और लूट जिंदगी के बाद भी। यानी जब आप जी रहे थे तब तो कांग्रेस लूट ही रही थी, लेकिन जब आप मर रहे हैं उसके बाद भी कांग्रेस आपको लूट रही है, ऐसा कहा है देश के प्रधानमंत्री ने। सैम पित्रोदा के इस बयान से बैकफुट पर कांग्रेस आ गई है और कांग्रेस ने इस फॉर्मूले से ही पल्ला झाड़ लिया है और कहा है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमने कुछ और कहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या संपत्ति पर छिड़े संग्राम से ही सत्ताकरण जीता जाएगा? क्योंकि अमेठी में रॉबर्ट वाड्रा की उम्मीदवारी की समर्थन वाले पोस्टर कांग्रेस दफ्तर के बाहर लग गए हैं जिस पर लिखा है अमेठी की पुकार, रॉबर्ट वाड्रा आ जाएं अब की बार। तो क्या एक तरफ विरासत टैक्स की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस की विरासत रॉबर्ट वाड्रा को सौंपने की तैयारी है? आर पार में आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, संपत्ति का बंटवारा, सियासी खेल सारा। क्योंकि आज का कार्यक्रम आपके लिए देखना इसलिए जरूरी है, अगर आपकी संपत्ति है और अगर आप इस जीवन से चले जाएंगे तो आपके बच्चों को क्या मिलेगा, इस बात में कितना सत्य है, कितना तथ्य है, आज हम उसकी पड़ताल करेंगे व्यूअर्स, क्योंकि यह देश के लिए इस समय का सबसे बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जैसे मेरे भाई हर जगह कहते हैं, पूरी गिनती की जाएगी पूरे देश में। जो सबसे पिछड़े हुए लोग हैं उनका हक है और निश्चित तौर से हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ है। Now that's an interesting law. It says you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. घूम फिरकर लोकसभा चुनाव सियासत इसी कहानी की तरफ चक्कर लगा रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति छीनना चाहती है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि उनका सिद्धांत जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी की है। अब इस विवाद को गांधी परिवार के बेहद करीबी सैम पित्रोदा ने नया आयाम दे दिया है। There is an inheritance tax. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। इस मामले पे जो पित्रोदा जी ने कहा है वो उनकी राय है, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पोजीशन नहीं। मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए। क्रांतिकारी मैनिफेस्टो। सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। वो कह रहे हैं कि हम संपत्ति, लोगों की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे।
और संपत्ति सर्वे करके फिर उस संपत्ति को अपने अनुसार फिर उसका बंदर बांट करें। 26 तारीख को जुमे का दिन है, मुबारक दिन है। जुमे के दिन शैतान की कामयाबी नहीं होगी। कि वो खुद जिन्ना का जिन लेकर के शैतान जिसको बता रहे हैं, शैतान को डब्बे में बंद करने का भी मंत्र हम जानते हैं। सवाल है कि क्या जो आरोप बीते कुछ दिनों से प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर लगा रहे थे, उस पर सैम पित्रोदा और राशिद अलवी जैसे लोगों ने मुहर लगा दी है, या फिर यह मुद्दा खालिस सियासत के लिए उठाया गया है? तो आज का आर पार वाकई बहुत जोरदार और ऐतिहासिक होगा, लेकिन अब वक्त है विश्लेषण का। कांग्रेस के विरासत वाले विवाद का विश्लेषण। कांग्रेस के वादे पूरे देश में जातिगत जनगणना लागू करेंगे, जातियों की खाई गहरी करने का आरोप है। देश का एक्सरे करके दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, यानी पूंजी का बीजेपी का आरोप है। वोट बैंक का पता लगाने की कोशिश है। इसके बाद क्या कहा जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वंचितों और अल्पसंख्यकों की भागीदारी, यानी पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की भागीदारी का पता लगेगा। अल्पसंख्यकों शब्द से खास समुदाय का संदेश देने की कोशिश है, यह बीजेपी का आरोप है। लेकिन कांग्रेस का नेता राशिद अलवी कह रहे हैं कि सबसे वंचित, सबसे पिछड़ा इस देश का मुसलमान है, आखिरी लाइन में वही खड़ा है। तो क्या पूरी जो बीजेपी लाइन और टोन सेट कर रही है, क्या पूरी संपत्ति मुसलमानों को देने की बात हो रही है? यहां पर यह प्रश्न खड़ा हो रहा है बीजेपी की तरफ से। बढ़ता हूं मैं आगे। कांग्रेस के वादे सभी का आर्थिक सर्वे होगा, मंगलसूत्र घर जमीन पर कांग्रेस की नजर है। इसलिए प्रधानमंत्री ने बोला जब आप जी रहे थे तो कांग्रेस लूट रही थी, जब आप स्वर्गवासी भी हो जाएंगे तो कांग्रेस लूटती रहेगी। अब मैं बढ़ता हूं आगे। सैम पित्रोदा की बात कर लेते हैं। लेकिन समृद्ध वर्ग से संपत्ति लेकर जरूरतमंदों को बांटेंगे। पीएम ने कहा कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। सैम पित्रोदा की सलाह क्या है? अब मरने के बाद लगे विरासत वाला टैक्स, आधी संपत्ति सरकार के पास जाए और सरकार संपत्ति जरूरतमंदों को बांटे जो उनके हिसाब से हो, जो उनके हिसाब से पिछड़े हैं, वंचित हैं। और राशिद अलवी कह रहे हैं कि पिछड़ा वंचित अगर कोई है, आखिरी लाइन में खड़ा है, तो वह देश का अल्पसंख्यक है, यानी मुसलमान है। तो सवाल खड़ा होता है कि सैम पित्रोदा की जो वकालत है ये कितनी कांग्रेस समझेगी, क्योंकि ये बड़े एडवाइजर है कांग्रेस पार्टी के। राजीव जी के एडवाइजर रहे, कांग्रेस के ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, हेड भी हैं। लेकिन जयराम रमेश की सफाई भी आई कि पित्रोदा का विचार कांग्रेस का विचार नहीं है, हमारी ये पोजीशन नहीं है। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है, क्या सैम पित्रोदा, अंकल सैम ने विरासत के नाम पर बीजेपी को एक बड़ा चुनावी मुद्दा दे दिया है? और क्या इस देश का सामान्य वर्ग, मिडिल क्लास, लोअर क्लास जो है वो इससे पॉलिटिकली रिलेट करेगा, यानी वंचित गरीब भी रिलेट करेगा? आखिरकार कहां जा रहा है ये सब कुछ? लेकिन आइए बात करने के लिए कौन कौन है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जॉइंस मी टुनाइट, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्पोक्सपर्सन। अजीज खान है, डॉक्टर अजीज खान है, नेता है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। और मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के। जॉर्ज कुरियन है मेरे साथ, कांग्रेस के और राजनीतिक विश्लेषक है। सत्यप्रकाश मिश्रा है, नेता जेडीयू के। आपका भी अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन बहुत बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया अलायंस पर एक बहुत बड़ा वार किया है। पूछा जा रहा है कि उनका पीएम कौन होगा। प्रधानमंत्री ने बोला है कि उनका फॉर्मूला 1 ईयर 1 पीएम का है, यानी हर साल एक नया प्रधानमंत्री देंगे, हर साल उनका प्रधानमंत्री बदलेगा, यह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, सवाल मेरा आपसे है, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर त्रिवेदी, मेरा प्रश्न बहुत सीधा है, क्या आपको लगता है कि बीते 3 दिनों के अंदर, चुनाव के अंदर, मंगलसूत्र भी आ गया, पंजा भी आ गया, मुसलमान भी आ गया और अब विरासत का टैक्स भी आ गया? कांग्रेस कह रही है ये खेल सारा भारतीय जनता पार्टी का है, हमारा कुछ नहीं है इसके अंदर। देखिए, जो कुछ तथ्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंगित किया है वो बहुत गंभीर बात है। ये बताइए, अल्पसंख्यक शब्द कौन लाया है अपने मैनिफेस्टो में? हम लाए हैं या कांग्रेस लाई? उसके बाद कांग्रेस के युवराज, उन्होंने उसकी व्याख्या की है। उन्होंने कहा है कि हम इंस्टीट्यूशनल सर्वे कराएंगे, हम वेल्थ का सर्वे कराएंगे। फिर उन्होंने कहा हम ये देखेंगे कि किसका इस पे हक है और किसको जरूरत है।
उसके अनुसार क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। और उन्होंने कहा था एक्सरे करना चाहेंगे। अब उनके गुरु और उनके पिताजी के गुरु, हाईटेक गुरु सैम पित्रोदा जी ने ऐसा एक्सरे चलाया है भैया, ऊपर से ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार चलाया है कि जिसको राहुल गांधी कहते थे दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो उन्होंने तो बहुत साफ कह दिया दूध का दूध पानी का पानी नहीं, छाछ का छाछ रायता का रायता, ऐसा फैला दिया है क्या बिल्कुल साफ हो गया कि एक एक आदमी। लेकिन सुधांशु, मेरा काउंटर क्वेश्चन आपको यह है कि कांग्रेस कह रही है कि हमने रायता नहीं फैलाया, रायता बीजेपी फैलाने की कोशिश कर रही है। अरे मैंने तो तीनों उदाहरण लिखा है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, उसकी व्याख्या की है राहुल गांधी ने, जिनकी फोटो है मैनिफेस्टो में। और उल्लेखनीय बात यह है, ना वो कांग्रेस के अध्यक्ष है, ना उपाध्यक्ष है, ना महामंत्री है, ना नेता प्रतिपक्ष है, मगर इसके बावजूद उनकी फोटो है। मतलब ये दर्शाता है कि जो वो कहते हैं पिछड़ी जातियां और उनकी बात, तो भैया ये खड़गे जी दिखाने के लिए दलित अध्यक्ष बना रखे हैं, मगर किस हैसियत में फोटो चाहिए? फोटो है तो वो बोल चुके हैं। अब बोल चुके हैं तो उसके बाद उसका एक्सरे भी आ चुका है, तो सब कुछ तो किया धरा उनका है और सवाल हमसे पूछ रहे हैं। मतलब हमने तो सिर्फ इंगित किया है कि आपकी जो नीयत थी वो साफ हो गई। मैं एक लाइन में कहना चाहता हूं, भारत का एक गरीब आदमी, भारत का एक लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास आदमी एक पीढ़ी में कमाता है, एक पीढ़ी कमाती है तो दूसरी पीढ़ी उससे कुछ बनाती है, तब जाके तीसरी पीढ़ी सुख पाती है, और कांग्रेस उस सुख को छीनना चाहती है। बताइए, जिस बात कर रहे हैं सैम पित्रोदा, वहां तो 45% टैक्स लगता है इनहेरिटेंस में। मतलब आप जो अपने बच्चों के लिए कमा के रखेंगे उसमें से 45% दिया जाएगा। और मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूं आपके पैनल में बैठे हुए विवेक श्रीवास्तव जी को कि इनकी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी होकर जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कभी बोलने की हिम्मत न कर पाई, वो राहुल गांधी ने करके दिखा दिया। और इससे भी साफ हो गया कि राहुल गांधी और कांग्रेस की लड़ाई हमसे नहीं है, वो विपक्ष के दूसरे दलों के एरिया पर कब्जा करना चाह रहे हैं। जातिगत जनगणना की बात जो अजीज खान साहब बैठे उनकी पार्टी के ऊपर है, सपा और राजद जैसी पार्टियों पे, तो ये वाला जो संपत्ति का वितरण वाला कम्युनिस्टों पे है। देखिए कांग्रेस बहुत साफ है, इस बार तो कोई चांस अभी है नहीं निकट भविष्य में, तो सारे विपक्ष के दलों को निपटा दो ताकि कम से कम विपक्ष की इकलौती स्पेस हमारे पास रहे, और देश के लिए चाहे वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो उस सीमा तक वो जाने को तैयार। ठीक है विवेक श्रीवास्तव, ये वादा है, इरादा है या सियासी फायदा है? जी देखिए, जो सैम पित्रोदा जी ने कहा उसको तो कांग्रेस भी डिसोन कर रही है, कह रही है उनके व्यक्तिगत रिमार्क्स हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल रिमार्क नहीं है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात है, बड़ी कन्वीनियंटली सुधांशु त्रिवेदी जी मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास को ले आए। ये जो बात कही थी सैम पित्रोदा ने, इसमें भी उन्होंने कंटेक्स्ट दिया था $100 बिलियन की कंपनियों का और उनके मालिकों का, और शायद इनको मालूम नहीं है कि इनहेरिटेंस टैक्स जापान में सबसे ज्यादा लगता है, अमेरिका में भी लगता है और बहुत से देशों में लगता है। लेकिन मैं सैम पित्रोदा को जस्टिफाई नहीं कर रहा। राहुल गांधी जी का जो वेल्थ सर्वे का जो आइडिया है वो बहुत बढ़िया है, होना चाहिए। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी सालों पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक मीटिंग को एड्रेस किया था और कहा था कि ट्रांसपेरेंसी और होने चाहिए, और अपना डिससेटिस्फैक्शन इस देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के प्रति दिखाया था कि इनकम टैक्स देते हुए कहीं का कहीं हो जाता है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है। तो अगर एक आर्थिक सर्वे होगा, रिसोर्सेज किसके पास कितने हैं सामने आएंगे, यह जरूरी है। इस देश के अंदर दो व्यवस्थाएं हैं, गरीब का बच्चा अलग स्कूल, अमीर का बच्चा अलग स्कूल, गरीब अलग अस्पताल, अमीर अलग अस्पताल, गरीब का खाना अलग, अमीर का खाना अलग, गरीब का घर अलग, अमीर का घर अलग। इक्वालिटी की जरूरत है, वेल्थ का सर्वे होगा और इसको फिर इक्वलाइजेशन हो, यह बहुत अच्छी बात है और होनी चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी, और आपने अपनी वाणी को विराम दीजिए। यू मेड योर पॉइंट, ओके, यू मेड योर पॉइंट। वो कह रहे हैं हम तो गरीब के बच्चे को देना चाहते हैं, क्या बीजेपी गरीब के बच्चे को नहीं देना चाहती? यह सवाल विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा है। हमारी सरकार ने क्या दिया है तो मैं बताना चाहता हूं। 54 करोड़ गरीबों को जन धन दिया है और ये जन जन का धन खींच लेना चाहते हैं। हमने 50 करोड़ गरीबों को स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा दी आयुष्मान भारत में, 25 करोड़ गरीबों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकाला है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया है, 11 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाया, 16 करोड़ घरों में नल। मगर विवेक श्रीवास्तव जी ये नहीं बताया देंगे किसको।
तो राशिद अल्वी ने कह दिया ना कि सबसे गरीब तो मुस्लिम आपने है। 80 करोड़ अब आपने विवेक जी अनफेयर हो जाएगा ये। देखिए आपके बीच में वो नहीं बोले, आप उनके बीच में ना बोले। आपने अपने टर्न पे बोलिए, मैं नहीं बोला था आपके। डॉक्टर त्रिवेदी अपने टर्न का इंतजार करिए। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है अमीश जी, ये किसको देंगे ये समझ में आ जाता है, क्योंकि ये दे चुके हैं। सरकार के बाद अगर सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वो है वक्फ बोर्ड। दे चुके हैं संसाधनों पे पहला हक। SC ST OBC का सारा आरक्षण जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में समाप्त करके मुस्लिमों को दे चुके हैं। इन्होंने रंगनाथ मिश्रा कमीशन में कहा था कि OBC के आरक्षण में से 10% मुस्लिमों को दे देना चाहिए, और इन्होंने आंध्र प्रदेश में दिया, वो मामला कोर्ट में उलझ गया। कर्नाटक में दिया, अब वो मामला OBC कमीशन में आके फंस गया है, क्योंकि सारे मुसलमानों को OBC बनाना चाहते हैं। बंगाल की सरकार ने 91 जातियों को पिछले साल ऐड किया, जिसमें 85 मुस्लिम थी। OBC कमीशन ने पूछा कि ऐसा कैसे हो गया, तो कहते हैं ये कन्वर्ट होने से पहले OBC थे, इसलिए इनको OBC कर दिया जाए। तो पूछा गया इतना बड़ा कन्वर्जन कैसे हो गया, तो ये कमीशन की रिपोर्ट में लिख चुके हैं कि कन्वर्ट होने के बाद भी SC को SC का दर्जा रहेगा। यानी जब अगर रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने यह कहा था, अगर सच्चर कमेटी ने यह कहा था कि मुसलमानों के हालात SC जैसे हो गए, तो ये SC के रूप में उनको आरक्षण देने का आधार बना रहे थे। और अगर इनकी हैसियत है तो बता के जाएं, क्या ये सच नहीं है कि सरकार के बाद सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड के ऊपर है? ठीक है, दे चुके हैं। जी जी, हम कह रहे हैं हवा में लेकिन वो कहते हैं ना कि हम दिखाएं कुछ और करें कुछ। देखिए कुछ चीजें जो होती हैं वो ऐलानियां होती हैं, और कुछ जो चीजें होती हैं वो चुपचाप होती हैं। हमने इस देश के अंदर देखा वक्फ बोर्ड को किस तरह से चुनाव समाप्त जब हो गए थे 2014 के अंदर, और आचार संहिता लगने से पहले, बिल्कुल जैसे कुछ घंटे पहले, कितनी प्रॉपर्टीज दिल्ली जैसे प्रदेश के अंदर 123 पॉश एरिया की प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दी गई थी। क्या आपको लगता नहीं है कि एक्सरे तो कराएंगे, चलिए बहुत सुंदर बात है, एक्सरे कराएंगे, किसके पास ज्यादा संपत्ति है पता लगेगा। अब पता लगा जी गुप्ता जी के पास ज्यादा संपत्ति है, सपोज शर्मा जी के पास ज्यादा संपत्ति है, सोनकर साहब के पास ज्यादा संपत्ति है, यादव साहब के पास ज्यादा संपत्ति है, पता लग गया। लेकिन देंगे किसको फिर? देंगे किसको वो संपत्ति? पॉइंट तो ये है, क्या बैकडोर से जो हमेशा होता है क्या वो होगा? ना, बिल्कुल नहीं होता है, गलत बात। नेहरूवियन इकोनॉमिक्स इस देश में रही है, समाजवाद रहा है, 1991 तक रहा है। और जब प्राइवेटाइजेशन आया, सेकुलरिज्म भी रहा है, जिसमें बाबर वाज मोस्ट सेकुलर। प्लीज लेट मी स्पीक सर, लेट मी कंप्लीट। तो यही सुधांशु त्रिवेदी जी की पार्टी ने स्वदेशी जागरण मंच बनाया, समाजवाद की वकालत करी, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात कही, लेफ्ट मुखालिफत कर रहा था, ये भी कर रहे थे। आज इन्होंने बेच दिया स्वदेशी जागरण मंच, भाड़ में गए गोवलकर। अब ये आ गए 100% FDI, आर कॉर्पोरेट की दलाली करते हैं। कॉर्पोरेट की सरकार है, आप चर्चा को इधर उधर लेके जा रहे हैं। मेरा बड़ा स्पष्ट सवाल है, क्या 2014 में नहीं, ये सामान्य सवाल नहीं है, ये सामान्य सवाल नहीं है, ये फैक्चुअल है। इसलिए मैं कहता हूं कि चलिए एक्सरे करा लिया आपने, मैंने नाम भी लिया, गुप्ता, शर्मा, यादव, सोनकर, सबका एक्सरे करा लिया। भाई किसी के पास 50,000 निकले, किसी के पास 1 लाख निकले, किसी के पास 25 लाख निकले, लेकिन दिया किसको जाएगा? फिर सवाल तो ये खड़ा होगा, जैसे 2014 के अंदर वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टी दे दी थी 123, और 2014 में बीजेपी की सरकार आ गई, नहीं तो एक्ट ऐसा आ रहा था, नहीं तो इस देश में एक एक्ट ऐसा आ रहा था ऐसा कुछ जिसमें वक्फ अगर क्लेम कर ले कि ये संपत्ति मेरी है, प्रूफ दूसरे को करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, ये नैरेटिव गलत है। नैरेटिव नहीं, सच है जी, ये बात कर रहे हैं, सच है जी, ये सब ये बात कर रहे हैं। ना सच है, बड़े-बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं वो एक ये तो बड़े-बड़े बिजनेसमैन हैं। विवेक, डोंट टेल मी, ठीक है विवेक जी, सुधांशु त्रिवेदी, I have immense respect for you. विवेक श्रीवास्तव on screen, no one else. सुधांशु, 1 second. विवेक जी, I have immense respect for you. 1 second, 1 second. विवेक जी, I have immense respect. जी सर, जी। लेकिन आप कह रहे हो कि नैरेटिव गलत है। ये नैरेटिव की बात ही नहीं है, ये हो चुका है इस देश के अंदर। आज से 10 साल पहले ये हो चुका है, और मैं 123 प्रॉपर्टी के जगह बताने को भी तैयार हूं, अगर आप मुझे बोले कि किस किस जगह प्रॉपर्टी दी। बिल्कुल ठीक, 123 प्रॉपर्टी दी थी ना, मैं आपकी नहीं दी थी? हाँ, सुन लीजिए, और अब सुन लीजिए आप। अमीश देवगन अगर बोल रहे हैं तो मैं अमीश देवगन की रिस्पेक्ट करता हूं, वो अपने उनके तथ्य कभी गलत नहीं होते, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, इकोनॉमिक सर्वे अगर होता है तो सुधांशु त्रिवेदी ये बोले ना, बहुत अच्छी बात है, होने दो इकोनॉमिक सर्वे, हम भी कराएंगे इकोनॉमिक सर्वे।
लेकिन हम उसका एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। बोला इस बात को। ये इकोनॉमिक सर्वे के खिलाफ क्यों है? किसके पास कितना पैसा दबा है, किसकी कितनी जमीनें हैं, कौन टैक्स देता है, कौन नहीं देता, इसके सर्वे से बीजेपी को समझ क्या है? आप भी करवाइए। आपकी एक फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपकी एक फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें आपने बोला था 2014 से पहले ये राष्ट्र आंशिक तौर पर मुस्लिम राष्ट्र था, यह आपने बात बोली थी। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन कांग्रेस वंचित अल्पसंख्यकों और गरीबों की बात भी कर रही है, तो बीजेपी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को क्यों देख रही है इसके अंदर? ए भाई विवेक जी ऐसा तेज बोलने लगते हैं। हमने तो सर्वे कराया भाई। जब हम पूछ रहे हैं कि बताओ ये बड़े बड़े नेताओं का पैसा कहां दबा हुआ है, तो बिलबिलाने लगे। तब तो ये कहने लगे कि ओहो हमारे खिलाफ ये हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमाका हो रहा है। ये बताइए जो वंचितों पिछड़ों की राजनीति की बात करते हैं वही सबसे ज्यादा करोड़पति नेता बने हैं कि नहीं? बताइए 10-10 साल के अंदर जवाब दीजिएगा। भाग के मत जाइएगा। आप सोशलिस्ट मॉडल की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी का एक नेता था गायत्री प्रजापति, जो पहली बार विधायक बना तो उसने लिखा वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी की रेखा के नीचे, और 10 साल के अंदर 150 करोड़ की ऑफिशियल संपत्ति दर्ज की। और अगर उनसे पूछताछ कर ली जाए तो साहब हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है। यही तो हम बताना चाहते हैं। जिन्होंने अपनी पारिवारिक विरासत पूरी पार्टियों में कब्जा कर रखी है, अपने परिवार में सारी की सारी संपत्ति लीगल और इलीगल तरीके से कब्जा कर रखी है, वो अब एक आम आदमी की मेहनत से कमाई हुई संपत्ति के ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं। और तो होने दीजिए सर्वे। जो मुस्लिम वाली बात है वक्फ बोर्ड में नहीं। अरे सर अरे भाई आपसे बात, विवेक आप तो कहिए जो ईडी कर रही है वो सही है। सुनिए अपने टर्न पे। देखिए विवेक श्रीवास्तव आवेश में बताइए, आप भी कराइए। जो कोर्ट कह रहा है सही कर रहा है ना सबके। अरे भाई मैं कहता रहा हूं तब तो कोर्ट सही कर रहा है। आप तो सही कर रहा है ना? बोलिए हाँ सही कर रहा है। नहीं बोलिए हाँ सही कर रहा है। आपने तो कोर्ट नेताओं के लिए ये अपनी जेब में भरे हुए हजारों करोड़ के लिए नहीं बोलेंगे और चिल्लाना शुरू करेंगे। अरे भाई आप तो क्या तरीका फिर आदमी चिल्लाने लगता है, आपने यही जो प्रॉब्लम हो जाती है, सुधांशु भाई करने लगता है। बोलिए सुधांशु, कंप्लीट योरसेल्फ देन अजीज खान। देखिए मैं बताना चाहता हूं, अगर असलियत में संपत्ति जिन लोगों ने इकट्ठा कर रखी थी तो मैं पूछना चाहता हूं हजारों करोड़ की संपत्तियों के मालिक बन के ट्रस्टों में जो लोग बैठे हुए हैं, अगर गांधी परिवार था तो वो 2013 में जिस मुकदमा हुआ था वो हमारी सरकार नहीं थी, जिसमें नेशनल हेराल्ड केस में जिसमें वो मुचलके के ऊपर है। तो सुनिए विवेक श्रीवास्तव जी, हमारी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। तो 2011 में कनिमोझी और ए राजा जेल गए थे, हमारी सरकार नहीं गई, सब कोर्ट से गए थे, सरकार से नहीं गए थे। 2010 में सुरेश कालमाड़ी जेल गए थे, हमारी सरकार नहीं थी। मैं बहुत लंबा बता चुका हूं। 2009 में मधु कोड़ा, 2007 और 8 में मुलायम सिंह और मायावती के ऊपर केस, और 2006 में शिबू सोरेन, 2000 में करुणानिधि, 1997 में लालू प्रसाद यादव, 1996 में जयललिता, 1994 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड। अरे भैया बहुत संपत्तियां इकट्ठा की हुई हैं और हैसियत हो तो बोल के जाए गांधी बधाई देनी चाहिए कि सुनिए स्विट्जरलैंड की मैगजीन श्वाइजर्स इलस्ट्रेटर में थोड़ी ना कि 10 साल में बीजेपी वॉशिंग मशीन हो गई। राजीव गांधी का स्विट्जरलैंड में अकाउंट है जिसमें 1.87 बिलियन स्विस फ्रैंक था। वो बता के जाए है या नहीं है, बोलिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आपकी नजर सुधांशु, अगर स्विस अकाउंट था तो सरकार तो आप ही की है पिछले 10 साल से, तो आप जांच करा लेते। लेकिन मुझे डॉक्टर अजीज खान को लेना पड़ेगा। एक सेकंड, डॉक्टर अजीज खान काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, सत्यप्रकाश मिश्रा इंतजार कर रहे हैं। अजीज खान साहब, क्या आपको लगता है ये पूरा राजनीतिक खेल है या फिर ये खेल तुष्टीकरण का है, अल्पसंख्यकवाद का है? देखिए अमीज भाई, 20 करोड़ मुसलमानों के नाम से 120 करोड़ हमारे हिंदू भाइयों को किस कदर डराने की कोशिश की जा रही है, कैसे नैरेटिव सेट किया जा रहा है, कैसे गोल पोस्ट चेंज किया जा रहा है। पिछले 4 दिन से माननीय प्रधानमंत्री महोदय, जो देश के बहुत बड़े नेता हैं, हमारे देश के अगुवा हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं साहब, मुसलमान, ज्यादा बच्चे पैदा करने, मंगलसूत्र, क्या क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश नहीं किया। वो आज अपने मुद्दों से भटक गए, बड़ी बड़ी दावे करते रहे, गारंटी दे रहे थे, मोदी की गारंटी 400 पार। कहां गया 400 पार? सबकी हवा निकल गई, 400 पार खत्म, मोदी की गारंटी खत्म, अब मुसलमान पे चुनाव होगा।
अरे भाई मुद्दों से क्यों भटक रहे हैं? आप इनहेरिटेंट टैक्स की बात कर रहे हैं, अगर इस पे चर्चा कर रहे हैं, जो कि सैम पित्रोदा वो अपना कह रहे हैं, उनका एक निजी बयान है, लेकिन ऑफिशियल बयान को देखें कि जयंत सिन्हा जो इनके वित्त राज्य मंत्री 2017 में उन्होंने ऑफिशियली कहा कि हमारी सरकार 2014 में ही लागू करना चाह रही थी। 2018 में स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने तारीफ की, उस पर चर्चा नहीं कर रहे। आज एक शख्स एक स्टेटमेंट दे रहा है, देश लोकतांत्रिक व्यवस्था में चल रहा है, वो अपना उसका निजी बयान है, उसमें इतना चर्चा। आज चर्चा होनी चाहिए कि देश के आर्थिक हालात पे। आप कह रहे साहब मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, क्या मैनिफेस्टो में है? मैनिफेस्टो में है कि अगर जातीय जनगणना कराया जाए, जो आर्थिक सामाजिक तौर पे कमजोर है उसको सरकार मदद करे। किसी भी लाइन से दोषी नहीं है ये, जिसे कहते हैं ना सैम पित्रोदा जबरदस्ती आप पे तो आके चिपक गए हैं, मतलब आपका तो कोई लेना देना नहीं है सैम पित्रोदा के साथ। अरे सर सुन तो लेना देना है, अच्छा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आदमी निजी राय रख सकता है, लेकिन वो निजी राय कांग्रेस का या इंडिया गठबंधन का वो मैनिफेस्टो नहीं है, वो विचारधारा नहीं हो सकती है। क्या कहता लोग है कहते हैं इनके भी तमाम मैनिफेस्टो कब जारी हुआ सर? इंडिया का मैनिफेस्टो कब जारी हुआ था सर? 10 सेकंड सर, प्लीज 10 सेकंड बताइए, 10 सेकंड या 20 सेकंड में बताइए। सर सुन तो लें आप सर एक बात समझे, इंडिया का मैनिफेस्टो कब आया था? पहले लल्लू सिंह, अरुण गोविल, अनंत हेगड़े, ज्योति वर्धा ने कहा साहब कि हम संविधान बदल देंगे। क्या इनका ऑफिशियल स्टैंड है ये? उनका अपना अब ये कहेंगे निजी बयान है। अब सवाल इस बात का है कि जब ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो ये अपने नेताओं इंडिया के ठीक है, मैं आपकी बात को ऊपर रखता हूं, लेकिन इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो कब आया? ठीक है, इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो कब आया? आपने बोला ये इंडिया अलायंस के मैनिफेस्टो में भी नहीं है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी नहीं है। इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो कब रिलीज किया था? आपने तारीख बताइए, या कब करने वाले हैं? अरे सुनिए ना मेरी बात, सुन तो ले। अब मैं एक मिनट ये बताइए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, उस कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुसलमान कहां आया? उसमें आप दिखाइए, अपने चैनल पे चलाइए कि मुसलमानों में बांट दिया जाएगा, मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, मुसलमानों में सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर, कहां आया? जरा दिखाइए, लाइन में चलाइए। जिस तरह नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है, दुखद है। ये नैरेटिव सेट हो रहा है, एनडीए नैरेटिव सेट कर रहा है, इस तरीके का सत्यप्रकाश मिश्रा, वाकई में दुखद है। वो कह रहे हो 400 तो आने मुसलमान के अलावा। ठीक है अजीज भाई, डॉक्टर अजीज खान पढ़े लिखे व्यक्ति हैं आप, ओके। अमीश देवगन जी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो देश में पहली बार अल्पसंख्यक वर्सेस बहुसंख्यकवाद को जन्म दे रहा है। कैसे? उसने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है अपने मैनिफेस्टो में। उसने कहा है कि बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा। तो यह कहकर कांग्रेस इस देश में दहशत की राजनीति किसके साथ करना चाह रही है और किसको अल्पसंख्यक वो बताते आ रही है इतिहास में, यह सबको पता है। कांग्रेस एक खास वर्ग को ही इस देश में अल्पसंख्यक मानती है, ये बात सब जानते हैं। एक खास वर्ग पर ही कहती है कि इसी का संपत्ति का अधिकार है। एनडीए को उस वर्ग से कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। इस पर यकीन है एनडीए का। एनडीए देश में हाशिए पे पड़े, अभी सुधांशु जी ने कहा कि कितने करोड़ लोगों को किन किन योजनाओं में लाभ मिला और 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से वापस नहीं गए। ये वो कांग्रेस थी जो 10 रुपए में कहती थी खाना मिल जाता है देश में। यूपीए की सरकार थी, उनको भी गरीब नहीं बताती थी ये। और आज गरीबों की चिंता और संपत्ति गाढ़ी कमाई लूटकर, मतलब कांग्रेस आखिर क्या डराना चाहती इस देश में? कौन सा आर्थिक सर्वे कराना चाहती है और किसकी संपत्ति हड़पना चाहती है? कांग्रेस लड़ किससे रही है, इस बात को भी देखना होगा। कांग्रेस इंडिया ब्लॉक के क्षेत्रीय पार्टियों से ही लड़ रही है। वेस्ट बंगाल से लेकर के केरल तक में कांग्रेस के खिलाफ वहां के नेता क्या टिप्पणी कर रहे हैं। एक पीवी अनवर है, यहां बैठे ना लेफ्ट के नेता, यहां तो कांग्रेस को बचा रहे हैं। और जैसे वायनाड पहुंचिएगा केरल में, लेफ्ट के नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के डीएनए का जांच करने की मांग कर चुके हैं। एमएम हसन ने क्या बयान दिया है कांग्रेस के वहां नेता ने, यह सबको पता है। तो वास्तविक में राहुल गांधी अपनी जमीन को बचाने के लिए अपने ही इंडिया ब्लॉक के कुछ घटक दल से, समाजवादी पार्टी से, टीएमसी से, लेफ्ट के नेताओं से भिड़ रहे हैं कि वायनाड जीती जा सके। दिक्कत क्या है, वो वायनाड हार सकते हैं। 40 सीट से नीचे कांग्रेस जा सकती है, 3 दर्जन सीटों पर सिमट सकती है। क्यों? क्योंकि आपने पिछले 10 सालों में 2004 से 14 तक इस देश के गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी के साथ अन्याय किया है, उनको हक नहीं दिया। आज मनरेगा पे बात आ रही है। आप समझिए 55 साल
जिसकी शासन व्यवस्था रही हो इस देश में, उस देश का मजदूर मनरेगा पे जिंदा रहने के लिए किसने विवश किया? आधी रोटी खा करके इस देश में सोने के लिए किसने विवश किया? आज उसकी संपत्ति छीनना चाहते हैं आप। गाढ़ी कमाई लूटने का अधिकार ये एनडीए नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी। रही बात आर्थिक सर्वेक्षण की, एनडीए ने सर्वेक्षण किया, उसको पता था, तभी जाके 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, तभी 80 करोड़ को राशन देने की व्यवस्था की, तभी 45 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया। आप रोजगार पे भी पिछड़े हैं। तो क्या जॉर्ज कुरियन, ओके, आई हैव जॉर्ज कुरियन विद ये नहीं कर। एक पॉइंट और है जी क्विकली ये बोल रहे ना व्यक्तिगत है, ये ओवरसीज कांग्रेस का एक ओवरसीज प्रकोष्ठ है, उसका एक व्यक्ति कह रहा है कि उनके चेयरमैन है वो। हाँ, चेयरमैन है, इनहेरिटेंस टैक्स लगना चाहिए, उनकी राय है। ये बहुत अच्छा बयान उन्होंने दिया है। क्यों? ये ओवरसीज वाले लोग कांग्रेस की बची खुची सीट को सीज करा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। मैं तो उनको धन्यवाद देता हूं, आपने कांग्रेस के चेहरे से नकाब उतारा। सैम पित्रोदा कांग्रेस की सोच है, उससे इनकार कोई नहीं कर सकता। कांग्रेस में ठीक है, ओके, इंदिरा गांधी के सलाहकार रहे, राजीव गांधी के सलाहकार रहे और मनमोहन सिंह के खास सलाहकार रहे वो। इसलिए ये कहना कांग्रेस झटके दे रही है कि उनके निजी विचार है, ऐसा नहीं है। बची खुची सीटों पे वो कांग्रेस का वोट बैंक सीज करा देगी। जॉर्ज कुरियन, तो क्या 80 करोड़ लोगों को जो राशन दे रहा है उस पर भी पुनर्विचार करेगी कांग्रेस? जो 80 करोड़ गरीबों को नरेंद्र मोदी राशन दे रहे हैं। अमित जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं स्पष्ट कर दूं, और मैं सुधांशु जी का बहुत आदर करता हूं, बहुत सम्मान है उनका। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस ने कहीं भी अपने घोषणा पत्र में ये कहीं भी नहीं कहा है कि हम जो है विरासत कर को लागू करेंगे। तो जहां तक सैम पित्रोदा का सवाल है, जरूर वो हमारे विदेश के अध्यक्ष हो गए, ओवरसीज प्रेसिडेंट है, लेकिन उनका इससे ना तो मैनिफेस्टो से कोई लेना देना है। बर्खास्त करिए। विपक्ष की मांग है कि ऐसे व्यक्ति को आप अपनी पार्टी से बर्खास्त करिए। जो देश में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी टैक्स नहीं लगता है, इस देश की संस्कृति को बहाल रखने के लिए उनको टैक्स कम देना पड़ता है। आज उनके मरने पर कह रही है 55% वसूल लेंगे। आप सैम पित्रोदा को डिसोन मत करिए, उसको पार्टी से बाहर निकालिए। अब मानेंगे कि आप अब ये बड़ा अच्छा तरीका है कि अपने ही एक कुनबे के एक बड़े व्यक्ति को पित्रोदा जो है वो उनका व्यक्तिगत उत्तर प्रदेश और बेंगलोर के कोई व्यक्ति नहीं है, आपकी पार्टी के एक थिंक टैंक के सबसे बड़े दिमाग हैं, उनको निकालिए। ठीक है, ओके, जॉर्ज कुरियन हैज अ राइट टू मेक हिज पॉइंट। ओके, जॉर्ज कुरियन, मेक योर पॉइंट। अमित जी, मैं ये कहना चाहता हूं, सैम पित्रोदा जी ने भी स्पष्टीकरण दिया है कि ये इनका पर्सनल व्यक्तिगत बोलना था। उनका ये बोलना था कि इस पे विचार होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए। तो वो रही बात। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि सारे वी वांट टू कैरी एवरीबॉडी अलोंग, सभी समुदाय के लोगों को साथ में लेके चलने की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने युवा को न्याय देने की बात करी है, नारी लोग को, महिलाओं को न्याय देने की बात की है, किसानों का मुद्दा हो, जहां तक रोजगार का मुद्दा हो, ये मुद्दे जो है कांग्रेस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। ये बात से मैं जरूर सहमत हूं कि सैम पित्रोदा ने भारतीय जनता पार्टी को एक बारूद दे दिया है इस मुद्दे को तोड़ मरोड़ कर उसका ये करने के लिए, मतलब मिसयूज करने के लिए। नफरत, प्राइम मिनिस्टर जो है, प्रधानमंत्री नफरत की राजनीति कर रहे हैं, विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इससे ऊपर उठना जरूरी है प्रधानमंत्री को। हमें सबको पता है कि जयंत सिन्हा जब वित्त मंत्री थे उन्होंने क्या बयान दिया है, स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने क्या किया है। तो इस पे जो सोच रखने वाले लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी पे सोच रखने वाले हैं। सुधांशु त्रिवेदी का जवाब जरूरी है। देने की जरूरत है। ओके, जॉर्ज, आपने बात बोली और मुझे लगता है बहुत स्पष्ट शब्दों में बोली कि एक बारूद आपके हाथ में आ गया है और आप उस बारूद से अब खेल रहे हैं, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। लेकिन कांग्रेस जब पल्ला झाड़ चुकी है तो क्या ये मामला आगे बढ़ रहा है अभी भी? नहीं, ये पल्ला झाड़ने वाली बात नहीं। देखिए, सैम पित्रोदा उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी है। अगर चुनाव के समय बहुत स्पष्ट उन्हें करना चाहिए, ये बयान उन्होंने पार्टी से पूछ कर दिया है। यदि पूछ के दिया है तो पार्टी का बयान है, अगर बगैर पूछे दिया तो अनुशासनहीनता है। तो कोई ना कोई अनुशासनहीनता पे कार्रवाई तो होनी चाहिए। चाहे अगर बर्खास्त न करें तो सस्पेंशन हो, नोटिस हो, कुछ तो होना चाहिए। अगर चुनाव के समय कोई इतना वरिष्ठ व्यक्ति बगैर पूछे कोई ऐसी बात बोल देता है तो निजी बयान अपने आप में बहुत समस्याजनक होता है। अब मैं बताना चाहता हूं कांग्रेस की सोच और इसमें क्या कर। अमित जी, मैं बताना चाहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले कितने लोगों के पास मोबाइल था, ये स्मार्टफोन तो लग्जरी मानी जाती थी। आज 84 करोड़ स्मार्टफोन है, तब कितने थे? 22-23 करोड़। आप कहते हैं इससे छीन के उसको दे देंगे, कितनों को दे पाते?
मैं पूछना चाहता हूं कितनों को दे पाते? होता यह है कि देश में उत्पादन बढ़ाइए, देश का विकास करिए और देश को विकास की ऊंचाई पे ले जाइए। क्या 84 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है? 93 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट है। यह मैं इसलिए बोल रहा हूं कि स्मार्टफोन आज भी एक लग्जरी माना जाता है और 10 साल पहले बहुत बड़ी लग्जरी माना जाता था। इसलिए ये जो मूर्खतापूर्ण सोच है कांग्रेस के लोगों की, ये जो कम्युनिस्ट एजेंडा इन्होंने दिमाग में भरा हुआ है, इन्होंने जहां जहां जाकर काम किया है, मैं एक बात गंभीरता से कहना चाहता हूं, इस समय हमारे देश की विकास की और गति को बाधित करने के लिए कौन कौन सी शक्तियां नहीं लगी। अगर विदेश से बैठकर ये बात कर रहे हैं सैम पित्रोदा, तो हमें शक होता है कि अगर डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व की कॉन्फ्रेंस विदेश में होती है, फिर भारत में आके इरेडिकेशन सनातन धर्म की कॉन्सेप्ट होने लगती है, वहां से वो ये बोलते हैं और फिर यहां पे आकर कांग्रेस में राहुल गांधी जी साफ साफ कहते हैं हम सर्वे कराएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, तो मन में शक पैदा होता है कि भारत की इस प्रगति को रोकने के लिए किस किस प्रकार की ठीक है। जॉर्ज कुरियन का बोलना चाहता हूं। ओके, आज टेन सेकंड्स मोर। सुधांशु, एक सीरियस बात, जॉर्ज साहब एक सीरियस बात। देखिए साहब, ऐसा है कि वर्ल्ड की हार्ड करेंसी डॉलर जो है वो कमजोर पड़ रही है और दुनिया के जो 1/4 सेंट्रल बैंक अब गोल्ड रिजर्व में अपना रख रहे हैं और यूएसबी ने रिपोर्ट में कहा है, जो यूएसबी जो सबसे बड़े बैंक में से एक माना जाता है, कि 7000 मीट्रिक टन इस समय गोल्ड रिजर्व बैंक रखने जा रहे हैं और गोल्ड रिजर्व सबसे ज्यादा भारत में है पर्सनल सेक्टर में। 700 टन हम हर साल लेते हैं क्योंकि हर छोटे से बड़ा आदमी गोल्ड लेता है, जिसके पास बहुत गरीब है वो भी 2-4 तोला रखता है। और जब आप कहेंगे कि गोल्ड हम ले लेंगे, तो यानी भविष्य में जब मल्टीपोलर वर्ल्ड में, जिस समय मल्टीफेसेड वर्ल्ड में जब डॉलर वो करेंसी के रूप में नहीं रहेगा, तो हार्ड करेंसी का जो सबसे बड़ा बेस भारत में उभरने वाला है, उसको कहीं ध्वस्त करने की ये कोई चाल तो नहीं है। जो मैं दर्शकों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं, सबसे ज्यादा पर्सनल सेक्टर में सोना आज भारत में है और जब आप हर घर में सोना होता है, ये थॉट क्यों है? माताएं बहनें हमारे देश के अंदर अपने मतलब मैं ये बात बोल रहा हूं कि मतलब अपनी कमाई से, अपने घर वालों की कमाई से पैसे थोड़े थोड़े बचाकर सोना खरीदती है। अब उसका सर्वे होगा, अब हो सकता है कि कोई पहले लोअर क्लास में और लोअर क्लास से मिडिल क्लास में आ गया हो, तो उसका सर्वे करा के क्या हासिल करेंगे? एक तरह तो विरासत पे टैक्स है और दूसरी तरफ अमेठी की विरासत आप सौंप रहे हैं रॉबर्ट वाड्रा जी को, पोस्टर लग गए उधर। अमित जी, ऐसा है कि सुधांशु जी ने बहुत कुछ कहा है कि जहां तक सैम पित्रोदा जी ने अपना व्यक्तिगत बयान दिया है, उससे कांग्रेस पार्टी ने उस पर कोई कार्रवाई करने की बात की। देखिए सुधांशु जी, कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी नाम का कोई चीज होता है, तो हर एक व्यक्ति को बोलने की अपनी छूट है और उन्होंने उस पर स्पष्टीकरण भी दिया है, तो उस पर ना जाइए। जहां तक इकोनॉमिक सर्वे की बात है, जरूर कांग्रेस पार्टी यानी कार्रवाई नहीं होगी ना, इट इज ऑफिशियल। ये तो ऑफिशियल है कि सैम पित्रोदा पे कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि सब बोलने की आजादी है, डेमोक्रेसी है। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इसके ऊपर मैं जरूर टिप्पणी चाहता हूं अपने मेहमानों की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर लग गए हैं अमेठी के अंदर। एक तरफ विरासत पे टैक्स है जी और दूसरी तरफ अमेठी की विरासत रॉबर्ट वाड्रा को सौंपी जा रही है। यहां कोई विरासत पे टैक्स नहीं होगा क्या? नहीं, कांग्रेस की ये हमेशा से एक नियति भी रही और नीति भी रही कि सारी विरासत जो है खुद हड़प लो और दूसरों की विरासत पे टैक्स लगाओ। ये दोहरा मानदंड कांग्रेस की है। ठीक है, रॉबर्ट वाड्रा वहां पोस्टर लगाए हैं अमेठी में, शिकस्त मिलेगी जो वहां पे वीरांगना लड़ती रही हैं उनसे मिलेगी। बहुत बड़ी खबर आ रही है, अखिलेश यादव कन्नौज से लड़ना लगभग उनका तय है, लेकिन सुब्रत पाठक का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट आया है। कन्नौज अब एसपी का गढ़ नहीं है, समाजवादी पार्टी का गढ़ नहीं है, चुनाव में अब मजा आएगा, ये कहा है सुब्रत पाठक ने। तेज प्रताप होते तो मजा नहीं आता, अब अखिलेश के सामने लड़ाई लड़ने का मजा आएगा, कैंडिडेट अच्छा हो तो लड़ाई अच्छी होती है, ये कहा है सुब्रत पाठक ने, जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कन्नौज के। कन्नौज सपा का एक समय पर गढ़ होता था, लेकिन बीजेपी ने बीते चुनावों में उसको छीन लिया था। हमारे साथ इस समय डॉक्टर अजीज खान है। अजीज खान साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? आखिरकार अखिलेश जी आ गए मैदान में, घबराहट बढ़ गई, सुब्रत पाठक जी की घबराहट बढ़ गई। अमीश भाई, ये जो बोल रहे हैं ये डर से बोल रहे हैं, उनको लगा कि अब हाथ से सब कुछ चला जाएगा। एक बात आप जानिए कि माननीय अखिलेश यादव जी इस देश के बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं
बहुत लोकप्रिय नेता हैं, उनको लोग पसंद करते हैं। और आज उत्तर प्रदेश में जो स्थिति समाजवादी पार्टी की बनी है, यकीनन मैं कह सकता हूं चमत्कार हुआ है। इस प्रदेश की जनता ने बीजेपी के तमाम कारनामों को उजागर कर दिया और इन्होंने जो झूठे वायदे किए थे, दावे किए थे, उसका पोल खुल गया। आज जनता त्रस्त है, नाराज है, उसको ये लग रहा है कि अब मुझे बदलाव करना है और इस बदलाव की लहर में हमारे नेता कन्नौज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये जो आप रोड शो देख रहे हैं, ये भोपाल का रोड शो है, ऐतिहासिक रोड शो हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल की तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। ऐतिहासिक रोड शो हो रहा है जिसमें मोहन यादव भी हैं, सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये रोड शो में आप दोनों तरफ देखिए पटा हुआ है और भीड़ बता रही है कि कितना स्वागत हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन अखिलेश यादव लोकप्रिय हैं और इसीलिए घबराहट बीजेपी की बढ़ गई है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, अभी तक आप वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, सपा तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में अब अखिलेश जी को ले आई है और अखिलेश यादव उनके लिए सबसे बड़े नेता है जी। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अजीज खान साहब ने बड़ी अजीज बात कही है, गजब का काम किया है अखिलेश यादव जी ने। मुलायम सिंह यादव जी क्लियर मेजॉरिटी 2012 में दिलवा के लाए थे और अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाया। अगले चुनाव में वो 55-56 सीटों पे ले आए थे और दूसरी बार भी सरकार नहीं ला पाए। अभी तो लड़ने का साहस नहीं जुटा पाए। अब अगर हिम्मत बटोरी भी है तो परिवार के ही एक सदस्य से कह रहे भैया तुम अलग हो जाओ तो हम यहाँ पे चुनाव लड़ देंगे। और सुनिए, वो कांग्रेस वाले जिनके समर्थन में यहाँ लोग बैठे हुए हैं, वो दूसरे वाले जो लड़के हैं, वो पिछली बार तो बेचारे लड़के हार के यहां से चले गए थे वायनाड। अब इस बार तो चुनाव से पहले ही उनकी माता जी यानी कांग्रेस की राजमाता जी सोनिया जी ने राज्यसभा का रास्ता चुन लिया और वो कह रहे बीजेपी की पहले 180 आ रही थी, अब 150 आएंगी। अरे भाई, और अखिलेश जी कह रहे हैं ठीक है। लेकिन सुधांशु एक सवाल है, सुधांशु मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा एक सवाल है, ये सवाल सुधांशु जी बोलिए सुधांशु जी। एक लाइन कह दूं, अगर इतनी हिम्मत होती तो सोनिया जी रायबरेली से पर्चा भर के चली जाती, जैसे राज्यसभा में हो गया वैसे जीत जाती, और राहुल गांधी पर्चा भर के चले जाते। तो बहुत साफ है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले, ये तो गिरने लायक भी नहीं। ओके, अजीज खान आप आ रहे, आपसे मैं जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठियों की बात करी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी ट्वीट करा है कि आप संपत्ति तो छीनकर घुसपैठियों को दे सकते हैं लेकिन ऋषि मुनियों की तपस्या कैसे देंगी? अभी कुछ देर पहले का ट्वीट है। देखिए अमीश भाई, मैं वही बात कह रहा हूं कि कुछ बचा नहीं है। अब इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं बचा। हिंदू मुसलमान, अभी पाकिस्तान की भी एंट्री होने वाली है, जल्द एंट्री पाकिस्तान और जिन्ना का भी होगा। एक बात आप जानिए, अगर वाकई में आपकी उपलब्धि रही तो आप अपनी उपलब्धियों पे बात करिए, लेकिन घुसपैठी मुसलमान पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। घुसपैठी की बात हो रही है, जवाब दीजिए जो आपने 10 साल पहले वादा किया था। लेकिन यूसीसी को चिदम्बरम कह रहे हैं यूसीसी आएगा तो हम यूसीसी को हम रद्द करेंगे अगर हमारी सरकार आएगी तो। घुसपैठियों की बात हो रही है, कह रहे हैं देखिए इसकी बात हो रही है। सुधांशु त्रिवेदी, मैं ये कहना चाहूंगा अजीज खान साहब आपसे भी और आपके जो लाखों दर्शक देख रहे हैं, राहुल गांधी की जो तथाकथित न्याय यात्रा थी, इसको जरा आप देखिए, इसकी शुरुआत जहां हुई थी सबसे ज्यादा भीड़ कहां दिखाई पड़ी? आसाम के उन इलाकों में, धुबरी, बरपेटा, करीमगंज के जिलों के आसपास का इलाका और बंगाल का मालदा का इलाका। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्वीट हैंडलर से ट्वीट किया, कहा देखिए क्या जबरदस्त भीड़ है। और यही वो जिले हैं जहां सबसे ज्यादा घुसपैठिए हैं, जहां पर डेमोग्राफिक चेंज सबसे ज्यादा हुआ है। तो बहुत साफ है कि समर्थक कौन है, यानी दिली लगाव किससे है, हर दिल अजीज कौन है अजीज साहब, और किसके प्रति नफरत है। तो बिल्कुल साफ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है कि ये क्या करने जा रहे हैं और किसके लिए करने जा रहे हैं। मैं पुनः कह रहा हूं, ये भारत के विरुद्ध होने वाले तमाम षड्यंत्रों में, चाहे ये जाने या बहुत से लोग अनजाने में उसका हिस्सा बन रहे होंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए जो ये करने का प्रयास किया जा रहा है। विवेक श्रीवास्तव, घुसपैठियों वाली लाइन पर आपके क्या विचार है? जी देखिए, मेरे हिसाब से घुसपैठिए नहीं होने चाहिए, किसी भी मुल्क में नहीं होने चाहिए। काम सेंट्रल फोर्सेस का है, जरूर करे, कोई घुसपैठियों के फेवर में नहीं है। हम तो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि
ये प्रधानमंत्री ने जो बोला, मैं प्रधानमंत्री को कोट करूं, प्रधानमंत्री ने बोला ये संपत्ति लेके घुसपैठियों को देंगे। अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम जो बीजेपी में गए भी नहीं है, उन्होंने ट्वीट करा कि घुसपैठियों से को संपत्ति तो दे दोगे लेकिन ऋषि मुनियों की तपस्या कैसे दोगे? जी नहीं, ठीक है, हम तो ठीक है, ऋषि मुनि तपस्या करें ना, ऋषि मुनियों का राजनीति में क्या लेना देना, ये भी आचार्य प्रमोद कृष्णन बता दें, मेरे मित्र हैं, मैं बड़ा आदर करता हूं। और लेकिन दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, घुसपैठियों वाले स्टेटमेंट में मैं प्रधानमंत्री से एग्री नहीं करता, लेकिन मेरे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है सबका साथ सबका विकास। तो मैं प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहता हूं कि हम इकोनॉमिक सर्वे करवाएंगे और उसमें सबका विकास होगा। और घुमा फिरा के हिंदू वर्सेस मुसलमान मत करिए, ठेकेदारी प्रथा हटाइए, पक्की नौकरियां दीजिए, गरीबों के स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों का बराबरी का बनाइए, सरकारी अस्पतालों को सही करिए। क्या एनडीए हिंदू मुसलमान कर रहा है? सत्यप्रकाश मिश्रा, मैं प्रधानमंत्री के साथ हूं। ओके, विवेक शांत होना पड़ेगा। एनडीए हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं कर रहा है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, आरोप यही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब नारा है सबका साथ सबका विकास, उनको दिखता नहीं तो क्या करे? लेफ्ट के बंधु को राइट चीज कुछ दिखती नहीं है तो वो इस तरह की बात करते हैं। आप क्यों नहीं स्वीकार करते विवेक जी कि 25 करोड़ लोग जो निकाले गए गरीबी रेखा से वो हर धर्म हर वर्ग के लोग थे। 10 करोड़ को जो मिला सिलेंडर वो हर घर हर धर्म के लोग थे, हर जाति हर वर्ग के लोग थे। इस बात को स्वीकार कब करिएगा विवेक जी? जिस दिन करिएगा उस दिन प्रधानमंत्री की थोड़ी तारीफ हो जाएगी। दिक्कत आपकी क्या है कि आप इंडिया ब्लॉक के जितने लोग हैं ना, वो प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है, सबको प्रधानमंत्री बनने का सपना सवार चढ़ा हुआ है। और राहुल गांधी आप ही लोगों से लड़ रहे, सीट तो दिया नहीं केरल में आपने, और विचारों को छोड़ दिया, अकेले एनी राजा के खिलाफ वहां खड़ा भी कर दिया प्रत्याशी। तो आपकी लड़ाई इस देश को दिशा नहीं दे सकती। आर्थिक सर्वे तो छोड़ दीजिए, आप एक काम करिए कि कांग्रेस पार्टी ने जो नेशनल हेराल्ड में अपनी संपत्ति इधर से उधर कर ली, उसका सर्वे करा लीजिए और देश को बांट दीजिए उतनी सी संपत्ति। इतना तो करा लीजिए, किसानों की जमीन हड़पने की साजिश को अंजाम होने ये देश नहीं देगा। आपकी नजर जमीनों पर है, आपकी नजर गाढ़ी कमाई पर है, एनडीए ये नहीं होने देगा। आपने जो मैनिफेस्टो में लिखा है अल्पसंख्यकवाद वर्सेस बहुसंख्यकवाद, आपने ये लिखा है, तो आपकी तानाशाही नहीं चलने देगी। कोई एक सैम पित्रोदा खड़ा होगा, उसको रोकेंगे, और मुल्क में कह देगा कि इनहेरिटेंस टैक्स देना पड़ेगा। अरे विवेक जी, थोड़ा विवेक भी रखिए, आपसे ये उम्मीद नहीं करता हूं मैं। सामाजिक न्याय के विकास के साथ ओके, सुधांशु भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन अजीज खान अब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जॉर्ज कुरियन भी कहना चाह रहे हैं। अजीज खान, क्या आपको लगता नहीं है कि पॉलिटिकल इसका नुकसान तो आपको भी होगा, क्योंकि आप इनके साथ अलायंस के अंदर है? कहां समझाएंगे ये बात? देखिए अमीर जी, मैं वही बात कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है, सामाजिक विचारधारा की बात करती है, और कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो में देखें तो ईडब्ल्यूएस की बात हो रही है, ठीक है, जातीय जनगणना की बात हो रही है, इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन है उसकी बात हो रही है, और अगर जो इकोनॉमिकली वीक है अगर उसको मदद करने की बात हो रही है, सरकार आर्थिक तौर पे मदद करेगी जातीय जनगणना करा के, इकोनॉमिकल सर्वे करा के, तो इसमें क्या बुराई है? इस देश में जो दलित, गरीब, शोषित, वंचित समाज है, अगर उसको मदद करने की बात कही जा रही है आपने बोला ये संपत्तियों का सर्वे होगा, करना चाहिए। ये संपत्तियों के सर्वे में क्या वक्फ बोर्ड भी आएगा? अजीज खान साहब क्लैरिफाई कर दीजिए, हो सकता है आए, क्योंकि रेलवे और आर्मी के बाद सबसे ज्यादा जमीन तो वक्फ बोर्ड के पास ही है। क्या? अरे सर सुनिए ना। हाँ जी सर, मैं वही कह रहा था। अरे सुनिए ना अमीश भाई, माननीय मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर किसने बनाया? इस देश की युवा ने, किसानों ने। मैंने तो सवाल पूछा आपसे, उसका जवाब दीजिए ना। मैंने तो बड़ा सीधा सवाल पूछा। मैं पूछ रहा हूं, अरे मैं आ रहा हूं सर उसी मुद्दे पे। बिल्कुल 5 सेकंड में उसी में जवाब क्या किया? उन पर गोलियां चलाई, उन पे लाठियां बरसाई। जवाब नहीं आया। सुधांशु त्रिवेदी, आप युवाओं के बारे में नहीं सोचते, किसानों के बारे में नहीं सोचते, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आप युवाओं के बारे में सोचिए, बेरोजगारी और महंगाई के बारे में सोचिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। ओके डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर त्रिवेदी। अजीज खान साहब भूल जाते हैं आजाद हिंदुस्तान में किसानों पे सबसे बड़ी फायरिंग कब हुई थी? मध्य प्रदेश में मुल्ताई में 1998 में, जिसमें सरकार ने ऑफिशियली माना था कि 24 या 25 किसान मारे गए, और आपका समाजवादी पार्टी का नेता उसका नेतृत्व कर रहा था। और आपकी चाटुकारिता की हद है कि बजाय आप उसका स्टैंड लेने के कांग्रेस के समर्थन के चक्कर में उसको पार्टी से निकाल दिया था। उस जमाने में जबकि कहा गया था सैकड़ों किसानों पर खड़े होकर सीधे गोली चलाई गई थी।
बहुत सारी चीजें हैं, याद रखिए, चिंता मत करिए। आप लोग जो करने का प्रयास कर रहे हैं, देश का प्रबुद्ध वर्ग भली भांति इस बात को समझता है कि आप जो कर रहे हैं, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, सबको वेल्थ कहां से मिलती है मैं बताना चाहता हूं। 11 करोड़ शौचालय हुए, ये ठीक है सुधांशु, समय यहां समाप्त हो गया है। आप सबने इस कार्यक्रम को देखा, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आर पार में इतना ही।